लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर, और क्योंकि एक ऐसा वर्ल्ड लीडर है मोदी जी, ऐसा वर्ल्ड लीडर है, हर लीडर से इनके ताल्लुकात हैं, हर फोरम पे ये जा चुके हैं, हर दुनिया के वर्ल्ड लीडर पे जो जितने भी प्लेटफॉर्म सजे हैं उन सब में ये जा चुके हैं, और सब इंडिया भी आ चुके हैं G20 के बाद। तो एक ऐसी शख्सियत है जो सबसे ताल्लुक़ रखती है, पर्सनली भी, ज़ाती ताल्लुकात भी, एक ऐसे शख्सियत भी मोदी जी को दुनिया जानती हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है द वर्ल्ड शुड थैंक्स इंडिया से जयशंकर, हाउ इंडिया सेव द वर्ल्ड फ्रॉम इन्फ्लेशन। देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने यह कहा है कि पूरी दुनिया को थैंक यू बोलना चाहिए टू इंडिया। नाउ यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। ये तक कह दिया जयशंकर साहब ने कि मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब दुनिया के लोग आकर इंडिया को थैंक यू बोलेंगे, ये कहेंगे कि थैंक यू इंडिया, जो तुमने किया है उसी की वजह से दुनिया भर में जो महंगाई दर है, जो इन्फ्लेशन रेट है, ये कंट्रोल में है। यहाँ पे आप देख पाओगे आई एम वेटिंग फॉर ए थैंक यू, डॉक्टर एस जयशंकर और इंडिया सॉफ्टनिंग ऑयल मार्केट्स। नाउ इसका मतलब क्या है, इंडिया ने किस तरीके से दुनिया को बहुत ज़्यादा महंगाई दर से बचा लिया, ये डिस्कस करते हैं। मगर सबसे पहले ना मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि दुनिया भर में इस वक्त महंगाई दरें कहां पे हैं और भारत में इस वक्त इन्फ्लेशन रेट क्या है। नाउ ये आपके सामने लिस्ट है मेन कंट्रीज की, और इनकी जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं ये भी आप देख पाओगे। नाउ इन्फ्लेशन के बारे में वैसे मैं आपको ये बता दूं, इसको कहा जाता है साइलेंट किलर। आप जितने पैसे सेव कर लो, जमा कर लो, अपने बैंक अकाउंट में, FD में रख दो, जब वो पैसे आपको चीज़ें खरीद कर दे ही नहीं पाएंगे तो उसका यूज़ क्या होगा। और इन्फ्लेशन यही करता है। एक टाइम पर अगर 1 लाख रुपए का आप मान लीजिए बहुत सारा सामान परचेज कर पाते थे, आज से कई सालों बाद, 1-2 दशक बाद, जब 1 लाख रुपए का बहुत कम सामान परचेज कर पाओगे तो बेसिकली आपकी सेविंग्स किल हो गई। जो भी आपने सोचा था कि इतना पैसा मैं बचा लूंगा, कल को ये पैसा मुझे सपोर्ट करेगा, वो सपोर्ट आपको मिलेगा नहीं। तो इन्फ्लेशन एक बहुत ही ज्यादा डेडली हिट देता है किसी भी कंट्री को। पाकिस्तान का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 30% से ऊपर आपको मिल जाएगी। इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन जब होती है ना, तो आप मान लीजिए मिडिल क्लास का जो बचा हुआ पैसा था बिल्कुल इरोड हो जाता है, उनके पास परचेज करने के लिए कुछ बचता नहीं है। एक सिलेंडर की कॉस्ट अगर हम देखें पाकिस्तान में, पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से 3,000 रुपए से भी ऊपर की है। और इन्फ्लेशन रेट वैसे कितना होना चाहिए, अगेन देखो इसको लेकर कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम क्या है, वहां पे ट्रेंड क्या चलता आ रहा था। बट मेरा मानना यह है कि इन्फ्लेशन बिल्कुल भी अगर 0 हो जाए वो भी खराब है, बट 2 से लेकर 4% के आसपास की इन्फ्लेशन मैनेजेबल है। मैनेजेबल इसलिए क्योंकि इससे ज्यादा के रिटर्न्स आपको म्यूचुअल फंड्स में, इन्वेस्टमेंट में मिल जाएंगे। एक बार को जितना पैसा आपका है ना, उसकी वैल्यू आप बना के रख पाओगे। और दुनिया में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन मेजर कंट्रीज में आपको मिलेगी, टर्की में, अर्जेंटीना में और वेनेजुएला में। टर्की में 61% इन्फ्लेशन है। मैं आपको यह बता दूं, आने वाले समय में टर्की एक गरीब कंट्री बनने वाला है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, जो पर कैपिटा की इनकम होगी, ये बहुत ज़्यादा गिरने वाली है। ऑलरेडी अर्थक्वेक से यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। इन्फ्लेशन ऑलरेडी यहाँ पर 61% के ऊपर जा रही है। कंपैरेटिवली अगर हम बात करें, इंडिया लाख दर्जे बेहतर है। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन 5% से भी कम है। इवन दो देखो 5% इन्फ्लेशन आप कहोगे काफी अच्छा है, ऑलमोस्ट इतनी इन्फ्लेशन आपको मिलेगी फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के आसपास। इवन दो इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, RBI ने अभी भी कहा है कि हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। कोशिश अभी यह है कि इन्फ्लेशन को और हम अच्छे से मैनेज करेंगे ताकि हमारी आबादी को इसका नुकसान ना हो, हमारी आबादी की परचेजिंग पावर कम ना हो जाए। नाउ यूएसए में भी आप देखोगे इन्फ्लेशन आपको 3.2 के आसपास मिलेगी। 3.2% भी मैनेजेबल है। बट एक बात नोट करना, कुछ देश हैं वहां पे इन्फ्लेशन नेगेटिव में जा रही है। फॉर एग्जांपल चाइना आप देख पाओगे, यहाँ पे इन्फ्लेशन 0.2% के आसपास जा रही है। ये बहुत खराब है। इसको लेकर कई एनालिस्ट ने कहा है कि जब डिफ्लेशन हो जाती है, मतलब कि महंगाई के बगैर हो गया रहा है कि जो प्राइसेस है चीजों के गिर रहे हैं, ये भी एक खतरे का संकेत होता है। ये बात कई अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने कही है कि जब चीजों के दाम लगातार अब कम हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि लोग परचेज नहीं कर रहे,
मार्केट में जान नहीं है। और इसका मतलब यह है कि कंट्री की इकोनॉमी धीरे धीरे गिर रही है। चाइना के साथ यही हो रहा है, चाइना डिफ्लेशन जोन में जा चुका है। हम डिफ्लेशन भी नहीं चाहते, इट इज वेरी डेंजरस। इसका मतलब यह है कि अब आपके देश में ज्यादा ग्रोथ भी नहीं दिखेगी। तो ज्यादातर दुनिया आप अगर देखो, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप के कई देश, फ्रांस, इन्फ्लेशन के मामले में ओके जोन में है। ना इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, ना बहुत कम है। और इंडिया ने यह कहा है कि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है इंडिया का, और पूरी दुनिया को थैंक यू करना चाहिए। जयशंकर साहब ने यही कहा है, आई एम वेटिंग फॉर माई थैंक यू। और थैंक यू देखिए इंडिया का इसलिए बनता है क्योंकि अगर इंडिया रशिया से ऑयल परचेज ना करता, एक बहुत ही सिंपल सिनेरियो की यहां पे हम बात करें, जयशंकर साहब ने यह कहा है कि जिस तरीके से यूरोप ने बाकी कंट्रीज को कहा कि रशिया से कच्चा तेल परचेज करना बंद कर दो, इंडिया अगर यूरोप, यूएसए की सुन लेता, रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देता ना, तो जो ये इन्फ्लेशन की लिस्ट आप देख रहे हैं, ये कहीं और ही पहुंची होती। इन्फ्लेशन आपको 7-8% के आसपास दिखती। अब यहां पे आप कहोगे क्यों, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि आज के समय यूरोप का तेल कहां से आ रहा है? ऐसा तो है नहीं कि यूरोपियाई कंट्रीज ने क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है। ये आज भी परचेज कर रहे हैं क्रूड ऑयल, मगर कहां से परचेज कर रहे हैं? सऊदी अरेबिया से, यूएई से, बेसिकली वेस्ट एशिया से। इंडिया का ज्यादातर जो क्रूड ऑयल है ये आ रहा है रशिया से। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 50-60% जो हमारा क्रूड ऑयल है ये रशिया से आ रहा है। जयशंकर साहब ने यह कहा है कि अगर हम भी यूरोप की तरह कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते वेस्ट एशिया पे, तो प्राइस वॉर शुरू हो जाती। वेस्ट एशिया तो कहता कि अरे देखिए, हमारे पास तो अभी के लिए है लिमिटेड प्रोडक्शन, हाँ ऑयल के रिजर्व बहुत सारे हैं, मगर हमारे पास अभी ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने का इतना ही साधन है। तो पर बैरल जो ऑयल की कीमतें हैं ना, ये आराम से $150 के ऊपर जा सकती थी। सिचुएशन बहुत ज़रा खराब हो सकती थी। इससे आपको इन्फ्लेशन दिखती ना सिर्फ यूरोप में, इंडिया में, और भी दुनिया के कई इलाकों में, कई कंट्रीज की इकोनॉमी बहुत ज़रा सफ़र करती। अगर इंडिया भी कहता है चलो ठीक है, हम भी रशिया से ऑयल नहीं परचेज करेंगे, यूक्रेन के लिए ये कुर्बानी हमने दे दी, हम भी वेस्ट एशिया से ही ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो इंडिया यहाँ पर यह कह रहा है कि काफ़ी बार ना दुनिया के कई इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि इंडिया ने देखो फायदा उठा लिया, रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल ले लिया। जयशंकर साहब ये कह रहे हैं कि आप एक बार को हमारा फायदा भूल जाओ, आप ये देखो हमने दुनिया को कैसे बचाया है। अगर इंडिया मान लेता वेस्ट की बात, तो ग्लोबल इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा होती कि आम नागरिक दुनिया भर में सफर करती है, उनकी जो सेविंग्स हैं वो सफर करती। इस सब से इंडिया ने बचाया है दुनिया को, एंड दैट इज व्हाई वी आर स्टिल वेटिंग फॉर योर थैंक यू। और यहाँ पे अगर आप पूछ रहे हैं कि जयशंकर साहब की जो ये स्टेटमेंट है ये इंटरनेशनली पहुंची है, ग्लोबली ये जो मीडिया आउटलेट्स है कवर कर रहे हैं, अच्छे से कवर कर रहे हैं, वो अपनी जनता को ये बात बताएंगे कि इंडियन मिनिस्टर ने ये कहा है कि भारत ने दुनिया में जो ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट है, जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइसेस, इससे दुनिया को बचाया है। और मैं आपको यही बता दूं, ऐसी स्टेटमेंट ना एक कॉन्फिडेंट कंट्री का इंप्रेशन देती है। एक ऐसा देश जो अनश्योर है, डरा हुआ है, वहां से ऐसी स्टेटमेंट नहीं आती। एक कॉन्फिडेंट कंट्री ही कहेगा कि हमने तो आपके लिए एक फेवर किया है, हमने एक्चुअली आपकी हेल्प करी है, यू शुड बी थैंकिंग अस इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आपने यूक्रेन के लिए ये नहीं किया, आपने यूक्रेन के लिए ये नहीं किया। हालांकि मैं आपको बता दूं, रिसेंटली यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, उन्होंने ये कह दिया कि इंडिया ने हमारी काफ़ी हेल्प करी है, मगर इंडिया से हमको और हेल्प की आवश्यकता है। यूक्रेन की हम और तरीके से हेल्प करेंगे उसको वापस रीबिल्ड करने में, बट एट द सेम टाइम हमें भी ये बात एक्नॉलेज करनी चाहिए कि इंडिया ने दुनिया को एक बड़े संकट से बचाया है। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस कंट्री ने होस्ट किया है एपेक समिट, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का समिट। इस पर मैंने रिसेंटली एक पूरी वीडियो बनाई है। बाइडेन शी जिनपिंग की मीटिंग हुई थी, पूरा समझाया था आपको। तो बताइए कि हाल ही में एपेक समिट किस कंट्री ने होस्ट किया है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, जापान, यूएसए, साउथ अफ्रीका। एक पूरी वीडियो में इसका मैं ज्ञान दे चुका हूं, तो मैं आपको आंसर नहीं दूंगा। आंसर इसका आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार दे दूं। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट। जी जनाब, अक्सर तो नहीं, 2-4 वीडियोस पहले किसी वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि रशिया वाला जो मामला है या रशिया को सपोर्ट करने वाला मामला है वो पूरी दुनिया के भले के लिए। सबसे पहले तो रशिया की इकोनॉमिक बेहतर रहेगी, रशिया दुनिया से कटेगा नहीं, रशिया पे पाबंदियां लगेगी, लेकिन रशिया कमज़ोर कंट्री नहीं है। रशिया वाला मामला दुनिया के अमन के लिए रशिया को सपोर्ट करना बेहतर है। और अब एक और नई बात आ रही है कि रशिया को सपोर्ट करने से
वर्ल्ड की इकोनॉमी में भी फ़र्क पड़ रहा है, दुनिया की महंगाई में, दुनिया की इन्फ्लेशन में भी फ़र्क पड़ता है। देखिए, इनडायरेक्ट फ़र्क पड़ता है, डायरेक्ट नहीं पड़ता। डायरेक्ट हमें लगता है कि नहीं यार, तो इंडिया का बेनिफिट नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पूरी दुनिया का ही फ़ायदा है। जाहिर सी बात है, जब एक चीज़ पूरी दुनिया ने एक शख्स पे पाबंदी लगा दी है कुछ बेचने पे, तो उसकी वो चीज़ ज़ाया हो रही है या उसकी वो चीज़ पड़ी हुई है। अगर वो चीज़ सेल होगी, बिकेगी और मज़ीद कंट्रीज़ उस एक ऐसे कंट्री के पास आती है जिस कंट्री का और 10 कंट्रीज़ के साथ लेन देन है, तो जाहिर सी बात है, जब एक चीज़ मजबूत होता है तो उसकी वजह से दूसरा मजबूत होता है, उसकी वजह से और कंट्री मजबूत होते हैं। तो उनके जब कंट्री मजबूत है तो उनके अवाम मजबूत होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली दुनिया का बेनिफिट हुआ होगा, यकीनन हुआ होगा। और एस जयशंकर जी जो बात करते हैं, बहुत तोल के, बहुत सोच के, बहुत समझ के, और बहुत गहराई वाली बात है, बहुत ही डीपली बात है, हर किसी की समझ में भी शायद ना आए, लेकिन ये इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों का बेनिफिट ही है। अक्सर मैं लोगों को बात करता हूँ, समझाता हूँ कि हम जैसे बहुत अपर लेवल पे अगर कोई लोग होते हैं, करोड़पति, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल, अगर वो लोग ज़िंदा हैं, अगर वो लोग सरवाइव कर रहे हैं, अगर वो लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, उनके हालात बेहतर होंगे, तो ही नीचे तक पैसा आएगा, तो ही वो लोग दूसरे लोगों से जुड़ते हैं, परचेजिंग करते हैं। अगर एक शख्स बहुत अच्छी गाड़ी ख़रीदता है, जब उसके हालात अच्छे होते हैं, बहुत बड़ी उसकी मिल है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वो एक और गाड़ी ख़रीदता है, तो जाहिर सी बात है उस गाड़ी ने ख़राब भी होना है, फिर वो गाड़ी के पार्ट्स भी हैं, फिर उस गाड़ी के अंदर और 10,000 चीज़ें भी हैं, म्यूज़िक सिस्टम भी है, 10,000 चीज़ें भी हैं। फिर वो शख्स अगर मजबूत होता है तो वो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है, फिर जहाँ वो खाना खाने जाता है वहाँ पे कई नौकर हैं, कई मुलाजिम हैं, कई कुक है, फिर उस रेस्टोरेंट के अंदर बिजली का निज़ाम है तो इलेक्ट्रीशियन की भी ज़रूरत है, फिर उस रेस्टोरेंट के अंदर वेटर की भी ज़रूरत है, तो टेबल कुर्सी के लिए कारपेंटर की भी ज़रूरत है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि ऊपर लेवल पे अगर लोग मजबूत हैं किसी कंट्री में, पैसे वाले अगर 4-5% लोग हैं जो मिलीनियर बिलियनियर हैं, तो ही नीचे पैसा ट्रांसफ़र होता है। तो यही वाला मामला, रशिया वाला मामला, ऑयल ख़रीदने वाला मामला, कि अगर एक कंट्री मजबूत होता है तो वो दूसरे कंट्रीज़ को मज़ीद फ़ायदा देता है, दे सकता है। तो दोबारा किसी और अच्छा, इस एक और चीज़ है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मामलात ऐसे भी हैं कि दुनिया के मसाइल के हल के लिए भी इन फ्यूचर दुनिया इंडिया की तरफ रुजू करेगी, जो कंट्रीज़ के दरमियान में मामलात हैं। और क्योंकि एक ऐसा कंट्री इंडिया बनता जा रहा है जिसका हर एक से ताल्लुक़ है, अच्छा ताल्लुक़ है, तकरीबन अच्छा ताल्लुक़ है। चाइना के साथ भी ताल्लुकात बिल्कुल टूटे हुए नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मामला तितर बितर हैं, लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर, और क्योंकि एक ऐसा वर्ल्ड लीडर है मोदी जी, ऐसा वर्ल्ड लीडर है, हर लीडर से इनके ताल्लुकात हैं, हर फोरम पे ये जा चुके हैं, हर दुनिया के वर्ल्ड लीडर पे जो जितने भी प्लेटफॉर्म सजे हैं उन सब में ये जा चुके हैं, और सब इंडिया भी आ चुके हैं G20 के बाद। तो एक ऐसी शख्सियत हैं जो सबसे ताल्लुक़ रखती है, पर्सनली भी, ज़ाती ताल्लुकात भी। एक ऐसे शख्सियत भी मोदी जी को दुनिया जानती हैं, और मोदी जी जो हैं वही इस वक्त समझो भारत है, इंडिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि ये दुनिया के मामला सुलझाने वाला देश भी बन जाएगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।